जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टीडीएम क्लासेस पे। मैं तिलक आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस टॉपिक मौलिक अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों, मैंने मौलिक अधिकारों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक या फिर तथ्य बन सकते थे जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन सभी बिंदुओं पर मैंने बहुत अच्छी तरह से विस्तार से आप लोगों को समझाया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो आज हम उन्हीं टॉपिकों में से, उन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं में से कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ, ताकि हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ी है उससे संबंधित जो कॉन्सेप्ट है हमारा क्लियर हुआ है या नहीं है, इन सारी चीज़ों का आज हम आकलन करेंगे। और मौलिक अधिकारों से जो जितने भी महत्वपूर्ण जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, उन सभी प्रश्नों को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप सभी जानते हैं कि टीडीएम क्लासेस के माध्यम से संविधान की यात्रा सीरीज के तहत पॉलिटी से जुड़े महत्वपूर्ण टॉपिक पर निःशुल्क क्लासेस कराई जा रही है, जिसमें आप लोग जुड़कर जो है अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो महत्वपूर्ण होता है संविधान का टॉपिक, उसको आप मजबूत कर सकते हैं। तो आप बने रहिए हमारे टीडीएम क्लासेस के माध्यम से। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है स्क्रीन पे। पहला प्रश्न आप लोगों के पास है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है। सबसे पहले हमको ये देखना होता है कि क्या पूछा जा रहा है, सही पूछा जा रहा है या गलत पूछा रहा है। कई बार हम प्रश्न को बहुत अच्छी तरह से पढ़ते नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है या फिर है पूछा जा रहा है, तो इसमें हम कंफ्यूजन होता है और हमारा प्रश्न क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो पहला प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही है। तो हम पढ़ते हैं, पहला ऑप्शन है, अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मौलिक अधिकारों की अगर मैं बात करूं तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान देखने को मिलता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 12 से 35 तक देखने को मिलता है। लेकिन अगर मूल रूप से देखा जाए तो अनुच्छेद 14 से लेकर जो 32 तक होता है, वहां तक मौलिक अधिकार यानी कि अधिकारों से संबंधित बातों का प्रावधान हमको देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप लोगों से प्रश्न पूछे कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से भाग में, तो भाग कौन से में, 3 में देखने को मिलता है। और अगर आप लोगों से अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान देखने को मिलता है। तो ये तो था हमारा मौलिक अधिकारों से संबंधित कुछ बातें। लेकिन यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है उसको पहले समझते हैं। प्रश्न हमको पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही है। अब देखिए, अधिकार वे विषय अधिकार होते हैं, और सबसे पहले अगर मौलिक अधिकार FR लिख देता हूं, जिसका मतलब होता है फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होते हैं, राज्य के विरुद्ध होते हैं। ये क्या होते हैं, राज्य के विरुद्ध होते हैं। और राज्य के लिए क्या होते हैं, राज्य के लिए क्या होंगे, निगेटिविटी होते हैं। मतलब कैसे, निगेटिविटी का मतलब होता है कि राज्य जो है क्या करता है, राज्य इसका विरोध नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि अगर इसका विरोध करेगा तो हम जानते हैं कि अनुच्छेद 32 के तहत कोई भी व्यक्ति के साथ यदि राज्य उसके मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो व्यक्ति कहाँ जा सकता है, कोर्ट में जा सकता है और अपील कर सकता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो कोर्ट होता है यानी कि जो न्यायालय होता है मौलिक अधिकारों का रक्षक होता है। और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार की रिट जारी करता है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर। और हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के तहत 6 प्रकार की रिट जारी करता है, आप सभी जानते हैं। और मैं ये भी बता चुका हूं आप लोगों को कि मौलिक रिट जारी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावरफुल कौन होता है, हाई कोर्ट होता है। इस सभी बातों को मैंने बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को, जब मौलिक अधिकारों का कौन सा प्रकार, 6वां प्रकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार पढ़ा रहा था, तो बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को पढ़ाया हूं। क्लियर है। तो मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध न के दावे हैं। क्या बोला जा रहा है, मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध। मौलिक अधिकार क्या होते हैं, राज्य के विरुद्ध होते हैं। क्यों, क्योंकि आप सभी जानते हैं क्योंकि मौलिक अधिकार राज्य के क्या होते हैं, विरुद्ध होते हैं। सकारात्मक राज्य, दूसरा बोला अधिकार वे विशेष अधिकार है, विशेषाधिकार नहीं है। विशेषाधिकार मतलब विशेष मामलों में जो विशेष व्यक्ति को दिया जाएगा उसको कहा जाएगा विशेषाधिकार। क्लियर है। तो मौलिक अधिकार, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि प्रश्न 1 से संबंधित सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। तो अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, सबसे पहले उसको समझते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता, सबसे पहले इसको अंडरलाइन कर लीजिए, अस्पृश्यता यानी कि
अनटचेबिलिटी यानी कि क्या, छुआछूत। छुआछूत से संबंधित प्रावधान में आप लोगों को बताया था कि किस में देखने को मिलता है। सबसे पहले तो हमको समता के अधिकार में देखने को मिलता है, जिसका उल्लेख कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलता है, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक देखने को मिलता है। और अनुच्छेद जो 17 होता है उसमें हमको अस्पृश्यता के अंत से संबंधित प्रावधान देखने को मिलता है। और इससे संबंधित समय समय पर संसद के द्वारा क्या बनाया गया है, संसद के द्वारा क्या बनाया गया, रूल बनाया गया। 1955 में क्या बनाया जाता है, अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम भी बनाया गया है। तो आप इस सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। तो अस्पृश्यता उन्मूलन करता है किस रूप में, आचरण का उल्लेख है, निषेध करता है। तो कौन सा अनुच्छेद करता है, तो मैंने बताया अनुच्छेद नंबर 17। क्लियर है। और 16 किसकी बात करता है, लोक नियोजन के अवसरों में समानता। लोक नियोजन से क्या तात्पर्य है, सरकारी नौकरी में जो समानता से संबंधित प्रावधान देखने को मिलता है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में देखने को मिलता है। और अनुच्छेद 18 में आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया हूँ कि उपाधियों का अंत। पहले क्या होता, महाराजा राजा की उपाधि दी जाती थी, लेकिन वर्तमान समय में जो है इस प्रकार की उपाधियों पर क्या है, बैन है। क्लियर है। और अनुच्छेद 15 आप सभी जानते हैं, सामाजिक समानता, जिसके 5 आधार है। कौन कौन से, जाति, धर्म, लिंग, मूलवंश तथा जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आर्टिकल नंबर 17। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। अगला प्रश्न कूट से संबंधित, मतलब सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। देखिए, निम्नलिखित युग्मों को में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखो पूछा क्या जा रहा है उसको देखते हैं। नहीं पूछा जा रहा है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, नहीं पूछा जा रहा है। देखिए आप सभी जानते हैं कि मानव दुर्व्यापार तथा बाल श्रम से संबंधित प्रावधान में आप लोगों को पढ़ाया हूं कि मानव दुर्व्यापार एवं बाल श्रम जो होता है इससे संबंधित प्रावधान हमको देखने को मिलता है अनुच्छेद आर्टिकल नंबर किस में, 23 में देखने को मिलता है, आर्टिकल 23। और अल्पसंख्यक वर्ग के हितों से संबंधित आर्टिकल हमको आर्टिकल 29 में देखने को मिलता है। कौन से नंबर में, 29 आर्टिकल में देखने को मिलता है। और अगला संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित प्रावधान हमको अनुच्छेद 32 में देखने को मिलता है। और शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन करने का अधिकार, अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, इसमें हमको ये देखने को नहीं मिलता है, इसमें गलत है, क्योंकि शिक्षा संस्थान की स्थापित करने का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 30 में देखने को मिलता है। और अनुच्छेद 31 में आप सभी जानते हैं कि संपत्ति का अधिकार था मूल संविधान में, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को हटाकर क्या किया गया है, एक विधिक अधिकार या फिर कानूनी अधिकार के रूप में अनुच्छेद नंबर 300 में रखा गया है। क्लियर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों डी होगा, क्योंकि इसमें पूछा है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब जो सुमेलित नहीं है उसको हमको पहचानना है। तो शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने का प्रावधान तो अनुच्छेद नंबर 30 में देखने को मिलता है, और हमको यहाँ पर क्या दिया है, 31 दिया है, इसलिए गलत है। और हमको नहीं है पूछा तो निगेटिव का भाई निगेटिव होगा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न, चौथे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के तहत महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए विशेष उपबंध का प्रावधान देखने को मिलता है। सबसे पहले क्या पूछा जाए, महिला और बच्चों से संबंधित प्रावधान, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि महिलाओं के बच्चों, देखिए मैं जब आप लोगों को समता का अधिकार बता रहा था, और जिसका उल्लेख कहां से कहां तक होता है, अनुच्छेद 14 से 18 तक होता है। क्लियर है। और अनुच्छेद 14 से 18 में मैं जब आप लोगों को अनुच्छेद 15 बता रहा था तो इसमें सामाजिक समानता देखने को मिलता है, सामाजिक समानता देखने को मिलता है। क्लियर है। सामाजिक समानता में भी मैंने बताया था कि अनुच्छेद नंबर 15 एक है, उसमें लिखा हुआ है क्या, अनुच्छेद नंबर 1 में क्या लिखा है, जाति, धर्म, लिंग, मूलवंश तथा जन्म स्थान के आधार पर राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। कितने आधार बताया, 5 आधार बताया। क्लियर है। दूसरा 15 आर्टिकल का दूसरा जो उप अनुच्छेद है उसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति के साथ राज्य, जाति, धर्म, लिंग, मूलवंश तथा जन्म स्थल के आधार पर सार्वजनिक संस्थाओं को उपयोग करने पर क्या नहीं कर सकता, भेदभाव नहीं कर सकता। क्लियर है। मतलब जैसे आंगनबाड़ी हो गया, स्कूल हो गया, सार्वजनिक पेयजल हो गया, सुलभ हो गया, इनके उपयोग पर जो है राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ इन 5 आधारों के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। क्लियर है। और इसमें जो 15(3) है इसमें देखने को मिलता है महिला प्लस बच्चों के लिए संबंधित प्रावधान हमको अनुच्छेद 15(3) में देखने को मिलता है। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो
चौथे प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, क्योंकि महिलाओं और बच्चों के विकास से संबंधित प्रावधान हमको अनुच्छेद नंबर 15 के 3 में देखने को मिलता है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को निम्नलिखित किया जाता है। देखिए यहाँ क्या पूछा जा रहा है, मूल अधिकारों को निलंबित। सबसे पहले निलंबित का मतलब क्या होता है उसको समझ। निलंबित का मतलब होता है समाप्त करना, लेकिन कब? कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए। जैसे मौलिक अधिकार कब समाप्त होता है? जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, यानी कि नेशनल इमरजेंसी जब लगता है, नेशनल इमरजेंसी जब लगता है तो उस समय जो है नेशनल इमरजेंसी कौन लागू करता है? राष्ट्रपति। क्लियर है? प्रेसिडेंट। जब नेशनल इमरजेंसी देश में लगता है, अब नेशनल इमरजेंसी कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद नंबर 352 के तहत जो है क्या लगता है? राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। क्लियर है? तो उस समय कौन सा होता है? अब देखिए मैं बताया कि निलंबन कब होगा? जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होगी। इसका आंसर तो हमको मिल गया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? ए इज द करेक्ट आंसर। लेकिन हम लोग इस प्रश्न का पहले पोस्टमार्टम करेंगे ताकि हम लोगों को इससे संबंधित सारी जानकारियां एक ही जगह पर मिल जाए। क्लियर है? अब लेकिन जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है तो अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर समस्त मौलिक अधिकार क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा यदि सशस्त्र विद्रोह के कारण होती है तो उस समय अनुच्छेद 19, 20 और 21 क्या हो जाते हैं? बच जाते हैं। बाकी सभी मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। क्लियर है इतना? तो ये तो था राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के पश्चात ही क्या होता है? मौलिक अधिकार क्या होते हैं? निलंबित होते हैं। तो पांचवें प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल अधिकार केवल भारतीयों को दिया गया है, भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं है? प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार है जो केवल भारतीयों को प्राप्त है और कौन से जो है मौलिक अधिकार विदेशियों को प्राप्त है? मतलब कौन कौन से मौलिक अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है, ये हमको पूछा जा रहा है। क्लियर है? तो भारतीयों को दिया गया, भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं है। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि अनुच्छेद नंबर 29 जो भारतीयों को प्राप्त है, केवल भारतीयों को, वो आप लोग एक जगह लिख लीजिए। ठीक है? अनुच्छेद 15 हो गया, अनुच्छेद 16 हो गया, अनुच्छेद 19 हो गया और अनुच्छेद 29 हो गया और अनुच्छेद 30 है। ये जो 5 मौलिक अधिकार है वो केवल भारतीयों को प्राप्त है। बाकी जो मौलिक अधिकार है वो भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। क्लियर है? तो इसमें प्रश्न क्या पूछा जा रहा है उसको सबसे पहले समझते हैं। भारतीयों को प्राप्त है तो अनुच्छेद 19 मैंने बताया, अनुच्छेद 19 में क्या लिखा हुआ है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मतलब किसी भी व्यक्ति को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की क्या है? स्वतंत्रता है। क्लियर है? वो अनुच्छेद नंबर 19 में देखने को मिलता है। और अनुच्छेद नंबर 19 में क्या देखने को मिलता है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और ये जो है सिर्फ किसको प्राप्त है? भारतीयों को प्राप्त है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ कि इससे संबंधित सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। और प्रश्न नंबर 6 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न आप लोगों के सामने है, मूल अधिकारों का निम्न में से कौन सा वर्ग अस्पृश्यता? बहुत ही सरल प्रश्न है। क्लियर है? अस्पृश्यता से संबंधित मैं बताया था अनुच्छेद 17 और ये समता के अधिकार में आता है, जिसका उल्लेख आता है 14 से लेकर 18 था। किस में आता है? समता के अधिकार के तहत आता है। तो प्रश्न पूछा जा रहा है किसके अंतर्गत आता है, मतलब समाविष्ट है, तो किसके? समानता के अधिकार के अंतर्गत समाविष्ट है। तो क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18, सबसे पहले तो अनुच्छेद 18 का पोस्टमार्टम करते हैं ताकि अनुच्छेद 18 से संबंधित सारी जानकारियां आप लोगों को एक जगह पर मिल जाए। क्लियर है? अनुच्छेद 18 में मैं बताया था उपाधियों का अंत। क्या? उपाधियों का अंत। उपाधियों के अंत से संबंधित प्रावधान हमको अनुच्छेद 18 में देखने को मिलता है। क्लियर है? उपाधियों के अंत से क्या तात्पर्य है? पहले राजा महाराजा की उपाधि दी जाती थी, उस प्रकार की उपाधियों पर अभी क्या है? बैन लग चुका है। क्लियर है? लेकिन देखिए उपाधियों से संबंधित प्रावधान, लेकिन कौन कौन से? सैन्य तथा शैक्षणिक, सैन्य प्लस शैक्षणिक मतलब एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र और सेना के क्षेत्र में सिर्फ अभी 2 ही क्षेत्रों में उपाधियां दी जाती है। उसको छोड़कर अदरवाइज किसी भी क्षेत्र में उपाधियां नहीं दी जाती। ये आपको अनुच्छेद नंबर 18 में देखने को मिलता है। क्लियर है? तो अनुच्छेद 18 को मैं बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया हूँ। जिन लोगों ने भी क्लास अटेंड किया है उसको सारी जानकारियां मिल गई होगी। तो अनुच्छेद 18 में देखो, नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई क्या पूछा रहा है? सबसे पहले तो उसको अंडर सत्य नहीं है पूछा जा रहा है, मतलब हमको
असत्य कथन छांटना है। क्या छांटना है? असत्य। नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ के पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा, बिल्कुल सही है। राज्य विद्या अथवा सैनिक विशिष्टता हेतु कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। देखिए, मैं अभी आप लोगों को बताया था कि सैन्य और शैक्षणिक क्षेत्र में क्या करेगा, उपाधि देगा, लेकिन इसमें बोल रहा है नहीं, तो निगेटिव का भाई क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो 8वें प्रश्न का आंसर हो जाता है सी, यानी कि राज्य विद्या अथवा सैनिक विशिष्टता हेतु कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा बोल रहा है, नहीं पूछा इसलिए निगेटिव का भाई निगेटिव होगा और ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न को आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान मान्यता देता है, सबसे पहले इसको देखते हैं। केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों, धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यकों। देखो धर्म क्या है, इसको सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले तो मैं आंसर बता देता हूं कि धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यकों को संविधान जो है मान्यता देता है। अब अल्पसंख्यक से संबंधित प्रावधान हमको अनुच्छेद 29 और 30 में देखने को मिलता है। और अल्पसंख्यक से मतलब है कि राज्य की कुल आबादी का 50% से कम संख्या, 50% से कम संख्या क्या कहलाता है, अल्पसंख्यक कहलाता है। क्लियर है इतना? और अल्पसंख्यक कौन है, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो हिंदुओं को छोड़कर जितने भी वर्ग होते हैं, जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसके बाद बौद्ध, जैन, पारसी जो होते हैं वो सब क्या होते हैं, अल्पसंख्यक होते हैं। तो उनको क्या है, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक की क्या होता है, संविधान जो है मान्यता देता है। जैसे मदरसा की जो स्थापना होती है वो किसके तहत होती है, अनुच्छेद 30 के तहत होती है। मदरसा में क्या होता है, और सबसे पहले बात, मदरसा को क्या किया गया, अभी 8वीं तक क्या है, उसको मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान का दर्जा दिया गया है। यानी कि मदरसा में केवल मुस्लिम वर्ग के लोग ही नहीं पढ़ते, बल्कि दूसरे वर्ग के लोग भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि 8वीं तक जो है मदरसा को क्या किया गया है, मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान का दर्जा दिया जा चुका है। क्लियर है? तो धार्मिक और भाषाई और मदरसा में क्या होते हैं, वहाँ कुरान भी सिखाई जाती है, लेकिन दिन भर कुरान नहीं सिखाई जाती, मतलब दिन के जो अंतिम पीरियड होता है उसमें जो है कुरान सिखाई जाती है। ये होता है आपका धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को, जिसका उल्लेख किसमें देखने को, 29 और 30 में देखने को मिलता है। तो इसका आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न, 10वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सही उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न है। अनुच्छेद 15 निषेध करता है, निषेध का मतलब क्या होता है, मना करता है। राज्य किसी नागरिक के साथ केवल केवल क्या कर सकता है, निम्न आधार पर भेदभाव कर सकता है। देखिए किसके आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा, पूछा है ना। क्लियर है? तो मैं बताया था आप लोगों को कि 5 आधार बताया था, कौन कौन सा, धर्म, उसके बाद दूसरा क्या बताया था, जाति, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान। क्या बताया था, 5 आधार आप लोगों को बताया था। देखिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं ताकि हम लोगों को प्रश्नों का उत्तर जो छांटने में आसानी हो। धर्म, मूलवंश, लिंग तथा जन्म स्थल, 1 2 3 4, इसमें 4 ही आधार दिए, ऑप्शन नंबर कट, इसको उड़ा देते हैं। धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान तथा वंश, फिर में वंश बार बार दिया है, इसको भी उड़ा देते हैं, ये भी खत्म। ठीक है? धर्म, मूलवंश, जाति, संप्रदाय जैसे शब्द का उल्लेख हम कहीं पर देखने को नहीं मिलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी क्या होता है, गलत हो जाता है। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर इनमें से कोई भी, मतलब इनके आधार पर जो है राज्य भेदभाव नहीं करेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो 10वें प्रश्न का आंसर क्या होता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होता है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न, 11वां प्रश्न आप लोगों के सामने है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्गों को आरक्षण का प्रावधान देखने को मिलता है? देखिए ओबीसी से संबंधित, आरक्षण से संबंधित प्रावधान मैंने आप लोगों को जब पढ़ा रहा था, तो अनुच्छेद जो 15 होता है भारतीय संविधान का, क्या आर्टिकल कौन सा, 15 का 4 और 16वां का जो 4 अनुच्छेद है वो किससे संबंधित है, ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्गों को आरक्षण से संबंधित प्रावधान से क्या है, देखने को मिलता है। और इसमें कितने प्रतिशत आरक्षण की बात होती है, 27% सेंट्रल में आरक्षण की बात होती है। ये हमको अनुच्छेद नंबर 15(4) और 16(4) में देखने को मिलता है। क्लियर है? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 12वां प्रश्न, और जहां तक अंतिम प्रश्न है हमारा, तो मूल अधिकारों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, हमको पूछा है असत्य कथन। क्लियर है? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, बार बार वही प्रश्न आ रहा है। धर्म,
धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या निवास स्थान। देखिए यहाँ पर इतना बढ़िया प्रश्न दिया जा चुका है, निवास स्थान दिया है, तो निवास स्थान जैसे शब्द का उल्लेख हमको भारतीय संविधान में कहीं पर देखने को नहीं मिलता है। निवास स्थान की जगह पर क्या देखने को मिलता है? जन्म स्थान। यहाँ पर जो एग्जामिनर घुमाने के लिए आपको निवास स्थान दे दिया रहेगा, लेकिन निवास स्थान कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। कौन सा है? जन्म स्थान। प्रत्येक नागरिक विधि के समक्ष समान होते हैं, बिल्कुल सही है। प्रत्येक नागरिक क्या है? कानून के समक्ष समान होते हैं। तो कानून जो है सभी व्यक्तियों को समान संरक्षण भी प्रदान करती है। क्लियर है? ये भी सही है हमारा। तो हमको असत्य कथन छांटना है। तो वाक स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का अधिकार केवल भारतीय नागरिक को, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो है अनुच्छेद 19 के तहत आता है और मैंने 5 अनुच्छेद बताया जो केवल भारतीयों को प्राप्त है। क्लियर है? और इनमें से कोई नहीं दिया है तो ये भी हमारा क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। ठीक है, तो धर्म मूल्यों, असत्य कथन पूछा है तो असत्य कथन में कौन सा आएगा? क्योंकि निवास स्थान जैसे शब्द का उल्लेख नहीं है, इसलिए हमारा क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो ये तो था हमारा आज 12 प्रश्नों पर हमने एनालिसिस किया। आप सभी लोगों का शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।